Hello everyone. Today we will start the second lesson of sixth geography, globe, latitude and longitude. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर चपटी है, जबकि बीच में उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसा दिखता है? क्या आप अपने क्लासरूम में ग्लोब देखा है? यह पृथ्वी का ही मॉडल है। ग्लोब कई आकार और प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब को कैरी करना मुश्किल होता है, जबकि पॉकेट ग्लोब और बैलून जैसे ग्लोब जिसको कि आसानी से फुलाया जा सकता है, सुविधाजनक होती है और इनको कैरी करना भी आसान होता है। ग्लोब स्थिर नहीं रहता है, ये भी घूमता रहता है, किसी लट्टू या कुम्हार के चाक की तरह। ग्लोब पर देश, महादेश, सागर सभी को दर्शाया जाता है। किसी भी स्थान की सही स्थिति का गोल आकृति वाले पृथ्वी पर दिखाना बहुत मुश्किल होता है। अब हम इस पर किसी स्थान का पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट और कुछ रेखाओं की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा सुई है जो है वो ग्लोब पर झुकी हुई है, इसे हम एक्सिस या धुरी कहते हैं। वह पृथ्वी को दो पॉइंट है जिससे होकर सुई गुजरती है। यह पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव या मतलब नॉर्थ और साउथ पोल है। पृथ्वी इसी की तरह ही चक्कर लगाती रहती है पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन उसमें कोई सुई नहीं होती है। यही ग्लोब और रियल अर्थ में सबसे बड़ा डिफरेंस है। पृथ्वी जो है अपने काल्पनिक रेखा पर ही घूमती रहती है। एक और काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। ये पृथ्वी को ठीक दो बराबर भागों में बांटती है, जिसके उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यह दोनों भाग बराबर है। यह एक काल्पनिक और संदर्भ बिंदु है जिससे किसी स्थान के बारे में जाना जा सकता है। सभी समांतर या बराबर की रेखाएं जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है, इसे अक्षांश रेखा या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। इक्वेटर या विषुवत रेखा 0 डिग्री को दर्शाता है। इक्वेटर से पोल की दूरी सर्कल का 1/4 होता है। ये ऐसे मापा जाता है। इक्वेटर रेखा 360 डिग्री पे, तो उसका 1/4 जो है 90 डिग्री है। इस तरह 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव को दर्शा रहा है। वही 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल को दर्शाता है। इस तरह विषुवत रेखा के उत्तर की सभी समानांतर रेखाएं उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाती है। वही दक्षिण की सभी समानांतर रेखाएं भी साउथ लैटिट्यूड या दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाती है। इस तरह प्रत्येक अक्षांश रेखा साउथ या नॉर्थ की होती है, जिसे N और S से दिखाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील का बेलो होरिजेनियट 20 डिग्री अक्षांश पर या मतलब लैटिट्यूड पर स्थित है, लेकिन पहला वाला स्थान जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पर स्थित है, मतलब विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। जबकि दूसरा वाला जो स्थान है 20 डिग्री साउथ में है। इस तरह हम देखते हैं कि हम इक्वेटर से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, समानांतर अक्षांश रेखाओं की आकार जो है वो घटती जाती है। अक्षांश की कुछ महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं इक्वेटर 0 डिग्री के अलावा नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल 90 डिग्री एस 4 महत्वपूर्ण अक्षांश की समानांतर रेखाएं भी हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा 20.5 डिग्री नॉर्थ पे है उत्तरी गोलार्ध में। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ गोलार्ध में है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, जबकि अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री हाफ डिग्री विषुवत रेखा के दक्षिण मतलब दक्षिणी गोलार्ध में है। हीट जोन ऑफ द अर्थ पृथ्वी के ताप कटिबंध। दोपहर का सूरज कम से कम एक बार साल में कर्क और मकर रेखा के सभी अक्षांशों पर पड़ता है।
इस क्षेत्र में सबसे अधिक हीट मिलती है, इसलिए इसे टॉरेड जोन या उष्ण क्षेत्र कहा जाता है। दोपहर का सूर्य कर्क और मकर रेखा के पीछे किसी अक्षांश रेखा पर नहीं चमकता। सूर्य के प्रकाश का कोण ध्रुवों की तरफ घटता जाता है। इस क्षेत्र को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में है। यहाँ का तापमान हमेशा सामान्य रहता है, इसलिए इसे टेम्परेट जोन या समशीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। अब आता है फ्रीजिड जोन, वह क्षेत्र जो आर्कटिक वृत्त ये मतलब आर्कटिक सर्कल और उत्तरी ध्रुव के बीच में नॉर्थ हेमिस्फीयर में मतलब उत्तरी गोलार्ध में और अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में है, वहाँ बहुत ठंडी पड़ती है क्योंकि सूर्य वहाँ क्षितिज से ज़्यादा नहीं उगता है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है जिसके कारण इस क्षेत्र को बहुत कम हीट मिलता है और इसे फ्रीजिड जोन या शीत क्षेत्र कहते हैं। व्हाट आर द लैंगिट्यूड्स? लैंगिट्यूड्स क्या है? किसी स्थान की स्थिति का पता करने के लिए सिर्फ अक्षांश काफी नहीं होता है। जैसे कि पैसिफिक ओशन का टोंगा आइलैंड और म्यूरिटियस आइलैंड ऑफ इंडियन ओशंस एक ही अक्षांश 20 डिग्री साउथ पर स्थित है। इसकी सही स्थिति को जानने के लिए हमें रेफरेंस लाइन जो कि पूर्व और पश्चिम में खींची जाएगी की आवश्यकता होती है। ये रेफरेंस लाइन मैंने जैसे कहा नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींची जाती है और इसको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या देशांतर का मेरिडियन कहा जाता है। इन देशांतरों की इन देशांतरों की दूरी को डिग्री ऑफ लैंगिट्यूड कहा जाता है और हर एक डिग्री जो है ये 4 मिनट का होता है। इसके बाद ये डिग्री जो है मिनट्स में बढ़ जाती है और मिनट सेकेंडों में। तो ये अर्धवृत्त या सेमी सर्कल के आकार में होता है और इसकी बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। ध्रुव पर ये 0 हो जाती है जहां सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिलती है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के ठीक विपरीत मतलब अक्षांश रेखाओं के ठीक विपरीत सभी देशांतर बराबर होते हैं, जबकि जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश रेखाएं बराबर नहीं होती है, ये ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। लेकिन देशांतर रेखाओं में और अक्षांश रेखाओं के बीच में अगर अंतर पूछा जाए तो यही अंतर है कि देशांतर रेखाएं बराबर होती है जबकि अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की तरफ घटती जाती है, इसलिए बराबर नहीं होती है। तो इन्हें नंबर देना कठिन हो जाता है क्योंकि ये बराबर होती है। इसलिए सभी देशों ने निर्णय लिया कि ग्रीनविच जहां पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थित है वहीं से गिनती शुरू करनी चाहिए। इसे मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है और इसे पश्चिम में 180 डिग्री तथा पूर्व में 180 डिग्री तक गिना जाता है। जी हाँ, इसको जो दोनों भाग जो डिवाइड है इसको सिर्फ आप देख रहे होंगे हाईएस्ट 180 डिग्री है, तो यहीं तक ये पूर्व में भी और पश्चिम में भी गिना जाता है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, पश्चिम और पूर्व गोलार्ध। किसी भी स्थान के देशांतर को लेटर ई ईस्ट के लिए और लेटर डब्ल्यू वेस्ट के लिए दिखाया जाता है। और इसमें सबसे दिलचस्प चीज ये है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन सेम लाइन है। लैंगिट्यूड एंड टाइम, देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन अगर हम कहें तो पृथ्वी की गति है, मून है, चंद्रमा है और बाकी ग्रह है। प्राकृतिक रूप से सूर्य रोज उगता है, रोज ढलता है, तो इसलिए आपने देखा ही होगा सूर्य जब उगता है सुबह होती है और शाम होती है जब ढलता है, तो इसीलिए इसे पूरे संसार के समय का रखवाला भी कहा जाता है। तो स्थानीय समय को सूर्य की छाया डालने से भी माना जाता है। जैसे दोपहर में हमारी छाया शैडो जो है छोटी हो जाती है, जबकि सनराइज और सनसेट के समय यही शैडो बड़ी हो जाती है। जब ग्रीनविच के प्राइम मेरिडियन पर सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है तो उससे जुड़े स्थानों पर भी दोपहर होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय
ग्रीनविच के समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच के पीछे होगा। इस अंतर को ऐसे मापा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री पर घूमती है, जिसका मतलब है 1 घंटे में 15 डिग्री। ईस्ट ऑफ ग्रीनविच का मतलब हो गया 50 × 4 मतलब 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा जो है ग्रीनविच से आगे, मतलब जो स्थान पूर्व में है ग्रीनविच से आगे है वो उसका समय ग्रीनविच से 1 घंटा आगे होगा, और जो स्थान ग्रीनविच के वेस्ट में है उसका स्थान ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा। इसी तरह जैसे 180 डिग्री के पर जब बीच रात्रि होती है और उस समय ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, किसी भी जगह के घड़ी को 12 बजे पर एडजस्ट किया जाता है। जिस तरह सूर्य हाईएस्ट पॉइंट पर रहता है दोपहर के समय 12 बजे सूर्य जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट पर रहता है, और वह समय घड़ी में जो दिखाया जाता है वह उस स्थान का लोकल टाइम होता है। आपने देखा कि सभी स्थानों का मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड है और सबका अपना स्थानीय समय होता है। तो फिर क्यों हमें मानक समय की आवश्यकता पड़ती है, हमें स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो किसी भी स्थान का लोकल टाइम डिफरेंट मेरिडियन के कारण अलग अलग होता है। उदाहरण, ट्रेन के लिए टाइम टेबल निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सभी स्थानों का अलग अलग टाइम है। जैसे मैं बता रही हूँ, गुजरात के द्वारिका का समय असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय से 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस दोनों स्थानों के लोकल टाइम के बीच में है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि कहीं भी एक मानक समय हो जिसके अनुसार बाकी सारी चीजें निर्धारित हो जाती है। इसके लिए कुछ सेंट्रल मेरिडियन के लोकल टाइम को स्टैंडर्ड टाइम ऑफ कंट्री बनाया गया जाए। भारत में ये 82.5 डिग्री ईस्ट मतलब 82 डिग्री 30 ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। इस मेरिडियन के लोकल टाइम को भारत का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है और इसी टाइम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। अब मैं उसको उदाहरण से बताती हूँ। कबीर भोपाल के पास एक छोटे से शहर में रहता है। वह अपने दोस्त आलोक को बताता है कि वो पिछली रात सो नहीं पाया क्योंकि वो क्रिकेट मैच देख रहा था, और क्रिकेट मैच लंदन और में हो रही थी। इंडिया और लंदन के बीच का मैच था। लंदन में ये 2 बजे दोपहर में शुरू होती थी, जबकि इंडिया में ये 7:30 बजे रात में शुरू होता है, और मैच को देखने के लिए उसे रात में काफ़ी देर तक जगना पड़ता था क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड के समय में काफ़ी फर्क है। भारत जो है ग्रीनविच के पूर्व में मतलब 82 डिग्री हाफ ईस्ट पर स्थित है, जो जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जिसके कारण जो है समय का ये डिफरेंस होता है। मैंने पहले भी कहा था कि जो स्थान ग्रीनविच से पूर्व की तरफ है वहाँ का समय ग्रीनविच से आगे है, और जो वेस्ट की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, वहाँ का समय ग्रीनविच से पीछे है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनका स्टैंडर्ड टाइम भी 1 से ज़्यादा है। जैसे कि रसिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। पृथ्वी के 1 घंटे में मतलब पृथ्वी को 24 घंटे के 24 टाइम जोन में बटी है हमारी पृथ्वी, और प्रत्येक जोन जो है 15 डिग्री लैटिट्यूड को कवर करती है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।